जय हिंद दोस्तों। अल्बिडो आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग पहुंचे। आज जो हमारा टॉपिक है बादल और वर्षा को लेकर है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अर्थात यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में या अदर स्टेट की परीक्षाओं में या वनडे में भी देख सकते हैं, बादल और वर्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे बादल का निर्माण होता कैसे है, बादल के निर्माण से वर्षा होगा या नहीं, बादल के निर्माण से वर्षा होगा या नहीं, वर्षा यदि होता कितने प्रकार का होता है, वर्षा से क्या फायदा क्या नुकसान है, इस पर विशेष एंगलों से हम चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप इस पे धैर्यपूर्वक बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लाइक करिए, लोगों को शेयर कीजिए, जन जागरूकता बढ़े। सिविल सर्विस के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले आएँ, पढ़ें। हिंदी मीडियम का क्रेज बढ़ाने में, रिजल्ट बढ़ाने में आप भी सहयोग कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप भी सहयोग। आप जब तन मन धन से पढ़ेंगे, मेहनत से, मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप मेहनत से पढ़ेंगे। और लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं, वो भी जब जानेंगे, पढ़ेंगे। यूट्यूब पर हमारा सभी वीडियो निःशुल्क है, विदाउट चार्ज। तो हम जो टॉपिक लाए हैं बादल और वर्षा का, सपोज करिए आपने देखा होगा बादल उमड़ते हुए, बादल घुराले बादल, ऐसा सुने होंगे, गाना भी इस पे बहुत बने हैं। वर्षा पर भी एक बरसात पर फिल्म भी बना है बॉबी देओल का, वो अलग चीज़ है। तो बादल कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे हम पूरे पृथ्वी पर, ये पूरे पृथ्वी की बात है। देखिए ध्यान दीजिए, प्री में कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन मेंस में कॉन्सेप्ट के साथ साथ यदि आपने बीच में कम से कम 1-2 फिगर जरूर बनाइए। हर आंसर में फिगर, बहुत ज़्यादा विस्तार में, लेंदी में न लिखने का प्रयास कीजिए। जो पूछा जाए मेंस में, टू दी पॉइंट। प्री का सिस्टम अलग है, मेंस का सिस्टम अलग, लेकिन जानना दोनों के लिए विस्तार में ही जरूरी है। मेंस में आपको हर जगह, अब कोई लड़का कहेगा सर इथिक्स में कहाँ से लाएंगे, हर जगह मैपिंग है। जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे हर जगह मैपिंग आएगा। आंतरिक सुरक्षा में भी ला सकते हैं, इसमें तो बहुत पूरा जियोग्राफी पूरा का पूरा मैपिंग ही है। हिस्ट्री में मैपिंग ला सकते हैं। पढ़ने वाले के जब पढ़ा रहेगा लड़का मारेगा। बहुत आसान है यूपीएससी पढ़ने वालों के लिए, जो बढ़िया से विस्तार में पढ़ा। न पढ़ने वालों के लिए बहुत कठिन। हिंदी मीडियम से रिजल्ट के पीछे कमी है, उसके पीछे कई कारण हैं जिस पे अलग अलग लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वर्षा है, बादल है, इस पे है। पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा देखेंगे 70%, लगभग 70.8% की बात है, ये जल ही है। पूरे पृथ्वी पर ज़्यादा जल होने के कारण, अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ज़्यादा जल होने के कारण ये नीले रंग का दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। 70.8% जल ही जल है पृथ्वी पर। 29.2% केवल स्थलीय भाग है। कितना स्थल है? 29.2% स्थल है। ये स्थल है, महाद्वीप है स्थल। ये जान रहे सब लोग, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? जल। अंतरिक्ष में मैंने बताया ना कि देखने सर इसको जो है पृथ्वी को नीला दिखता है, धूलकणों के कारण। पृथ्वी पर धूलकण, वायुमंडल में धूलकण है, धूलकणों के कारण ऐसा परिवर्तित होता है और ये नीला दिखता है, जल अधिक होने के कारण। तो जो जल है यहाँ पे है, सूरज भगवान है। सूरज भगवान देखिए हंस रहे हैं कि नहीं। सूर्य देवता, प्राचीन काल में सूर्य देवता की पूजा करते थे। आज भी लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते कि नहीं? ओम सूर्य देवताय नमः करते कि नहीं? लोग सुबह सुबह के समय नहाने धोने के बाद में करते हैं।
बिना नहाए नहीं करते लोग, स्नान करने के बाद में। तो ये सूर्य देवता अपनी किरणें बिखेर रही हैं, बिखेर रहा है ना। तो सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, यानी कि तापमान पृथ्वी पर, ये जो जल वाला पार्ट है, तापमान बढ़ने से क्या होगा? तापमान बढ़ने से जो जल है, समुद्र का जल हो सकता है, नदी का जल हो सकता है, तालाब का, झील का, झरना का, ये जो जल है, जल वाष्पीकृत होगा ना, भाप बनकर जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा कि नहीं? ये जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प जो है, ये जो जल है जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये जो स्थिति आएगा, यहां पर हम बॉर्डर खींच दिए, इसको कहते हैं संघनन तल। संघनन तल, संघनन तल मतलब होता है, मतलब एक सीमा के बाद में, एक सीमा के बाद में ये जो जलवाष्प जो ऊपर गया है, ये जलवाष्प संघनित होने लगेगा। संघनित मतलब क्या? इकट्ठा, संघनन। कभी कभी होता है लूटमार होता है, चोर डाकू सब रुपया बटोर लेते हैं, संघनन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे जो जल है ऊपर एक सीमा के बाद में जाने के बाद में कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, ताप जो है कम हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी पर जो आया तापमान के कारण तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से जल जो है जलवाष्प में बदल गया, ऊपर जाएगा। ये जो जलवाष्प होता भैया, ये अदृश्य होता है। कैसा होता? अदृश्य। दिखता है क्या? किसी को दिखता है? वायुमंडल में जो जलवाष्प है किसी को दिखा? हमरा को नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? हमरा को तो नहीं दिखा अभी तक। आपको दिखा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिखा जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प दिखता है क्या? नहीं दिखता, अदृश्य होता है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प गया, ये अदृश्य जलवाष्प है। और एक सीमा के बाद में, एक सीमा के बाद में, इसको साफ साफ लिख देते हैं, संघनन। संघनन तल, इसको कहते हैं संघनन तल। एक सीमा के बाद में ये जलवाष्प जो है, इसमें संघनन की क्रिया होने लगती है, यानी कि ये आर्द्रता जो है 100% हो जाता है। वायुमंडल में जो है आर्द्रता, ये जो जलवाष्प है, वायुमंडल में जो जलवाष्प विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है? अदृश्य के रूप में। इसी जलवाष्प जो अदृश्य के रूप में विद्यमान है, इसी वायुमंडल में अदृश्य को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता, आ है बड़ा, आर्द्रता। यहां तक क्लियर हो? वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ह्यूमिडिटी, 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 वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ये आर्द्रता धीरे 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 100% जब आर्द्रता प्राप्त कर लेता है वायुमंडल में, वायुमंडल में, समझिए ना हमारी बात, वायुमंडल में जब 100% आर्द्रता हो जाता है, यानी कि 100% पूरा का पूरा, तो ये क्या बनने लगता है? बादल बनने लगता है। बादल बनने लगता है, इस तरीके का बादल बनने लगता है, ऐसे ऐसे। ये बादल बनने लगता जब आर्द्रता हो जाता कितना? लगभग 100%। वायुमंडल में जब आर्द्रता 100% हो जाता तो क्या होने लगता? बादल बनने लगता। ये बादल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। 1 बादल, 2 बादल, 3 बादल। जो नीचे वाला बादल है इसको कहते हैं वर्षा कपासी बादल। इसके ऊपर में अगर देखेंगे वर्षा स्तरी बादल। इसके और ऊपर में देखेंगे तो उसको कहते हैं वर्षा पच्छाभ बादल। पच्छाभ, ये जो होता है पच्छाभ बादल है, पच्छाभ है बादल। ये है स्तरी बादल और ये है कपासी बादल। ये समझ में आ गया रहा होगा? अभी नहीं समझ में आएगा तो इधर भी बता देंगे फिर से। तो हमने बताया जो बादल बन रहा है, बादल क्यों बनता? इस तापमान के कारण। पृथ्वी पर जब तापमान ज़्यादा होता है, ये जो किरणें आती हैं, किरणें सूर्य में, लगभग सूर्य की किरणें 2 अरबवा भाग आता है पृथ्वी पर जो आता है, उसमें को पृथ्वी को कुछ अवशोषित करती है,
कुछ को परावर्तित कर देती है और कुछ को अवशोषित करने के बाद में उत्सर्जित करती है। जिसको तुरंत परावर्तित कर दिया उसको अल्बिडो कहते हैं, जिसको अवशोषित करने के बाद में उत्सर्जित किया उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। ये जान रहे हैं आप? तो जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आई तो कुल मिलाकर के तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ता है। तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ता है। ध्यान दीजिए कैसे? तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प बढ़ेगा कि नहीं? तापमान बढ़ने से जलवाष्प बढ़ेगा, भाप बनकर ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब तापमान बढ़ने से जलवाष्प बढ़ेगा और जलवाष्प जो वायुमंडल में विद्यमान है अदृश्य के रूप में, उसी को तो हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में जो विद्यमान होता है जलवाष्प, इन्हीं जलवाष्प से जब ये आर्द्रता से 100% हो जाता वायुमंडल में और संघनन की क्रिया, संघनन तल, एक तल होता संघनन तल, जब संघनन तल को प्राप्त कर लेता है, इस संघनन तल से बादल का निर्माण हो जाता है। इस संघनन तल से क्या हो जाता है? बादल का निर्माण। बादल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक देखिए कपासी बादल, एक होता स्तरीय बादल, एक होता पच्छाभ बादल। ये जो कपासी बादल होता है, कपास कहाँ होता है? ऐसा समझिए, याद करने का। कपास पृथ्वी पर होता है ना, नीचे, इसका मतलब कपास है। तो कपासी जो बादल होता है इसका आकार जो होता है फूल के गोभी जैसा होता है। जो कपासी बादल होता है इसका आकार कैसा होता है? फूल के गोभी की तरह। इसके बाद में ये स्तरीय बादल, इसके बाद में पच्छा, बहुत ऊपर बादल जो होता है, बहुत ऊपर, ये पच्छा। पच्छा मतलब ऐसा मतलब पीछे, पच्छा ऐसा होता नहीं, लेकिन हम याद करने की टेक्निक बता रहे हैं ना। पच्छा मतलब क्या? पीछे। और बहुत जो पीछे है उसका नंबर आता होता नहीं है, जो बहुत पीछे है नंबर आता होता नहीं कहीं भी। तो इसका मतलब क्या? ये पच्छाभ बादल वर्षा कराएगी कि नहीं? पच्छाभ बादल वर्षा नहीं कराती है, इससे वर्षा नहीं होता। तो फिर क्या काम करता? ये पच्छाभ बादल जो है, नहीं जान रहे हैं, पच्छाभ बादल से चक्रवात के आने का सूचना मिलता है। जिसका मतलब पच्छाभ बादल चक्रवात के आगमन का सूचक है। पच्छाभ बादल क्या है? चक्रवात के आगमन का सूचक है, इससे वर्षा नहीं होता। निम्न में से कौन सा बादल ऐसा है जो सबसे ऊपर होता है? तो पच्छाभ बादल। किस बादल से वर्षा नहीं होता? पच्छाभ बादल से। किस बादल से चक्रवात के आने की सूचना मिलती है? इसी से। अब कोई लड़का एक है, सर प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन कैसे पता लगेगा? देखिए, जब एक चक्रवात आएगा उसके बाद में प्रति चक्रवात ही आएगा, एंटी साइक्लोन। भाई जैसे उदाहरण बताना ठीक नहीं है यूट्यूब पर, क्लास वाले तो जान ही रहे हैं हमारा ये उदाहरण। तो पच्छाभ बादल जो होता है इससे वर्षा नहीं होता है, चक्रवात के आगमन का सूचक होता है, और एक चक्रवात के बाद में दूसरा प्रति चक्रवात ही आता है। चक्रवात के टॉपिक में देखे होंगे और देखेंगे, ये भी जान जाइए। चक्रवात के एक चक्रवात, उसके बाद में प्रति चक्रवात, फिर प्रति चक्रवात, ऐसे क्रम बना रहता है। तो ये 3 प्रकार के। अब सवाल यह है किस बादल से ज़्यादा वर्षा होता है। अब इसमें अगर देखेंगे, देखिए जो कपासी बादल है, कपासी बादल की अगर बात करें तो कपासी बादल से कम समय में ज़्यादा वर्षा। इससे इसको हटा दिया जाए, ये तो आप जान गए ना आर्द्रता क्या है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल में विद्यमान, वायुमंडल जान रहे हैं ना, पृथ्वी के ऊपर जो वायु है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जो भी वायु है उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब आर्द्रता वायुमंडल में 100% हो जाती है और संघनन तल को प्राप्त कर लेती है। संघनन तल माने एक निश्चित सीमा के बाद में उसका तापमान, उसका जो है इकट्ठा होने का ये सब क्रिया भी सब एक सुसंगठित हो जाता है, तो वो बादल के रूप में आ जाती है। इस तरीके का बादल का रूप धारण कर लेती है। ये कौन सा बादल है? कपासी बादल। कपासी बादल, इसका जो आकार होता है फूल की गोभी की तरह होता है। इसका आकार जो है फूल की गोभी की तरह, इस तरीके का जो है, इस तरीके का फूल की गोभी के आकार का तरह होता है। इससे होता है क्या? कम समय में सबसे ज्यादा वर्षा, कम समय में
सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। कम समय में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होता है? ये सब देखिए प्री में भी जो वन लाइनर भी होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, और मेंस में लिखते समय ध्यान देना यही है कि क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब लिख देना है, सब लिखोगे टाइम खराब हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए जो पूछा जाता है टू द पॉइंट उसी को, सब नहीं लिखना होता है। तो कपासी बादल, अगर इसके बाद में देखेंगे ये कपासी बादल, इसके बाद में एक बादल ये बनता है, ये अस्तरी बादल होता है, वर्षा अस्तरी, वर्षा अस्तरी बादल। इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किस बादल से होता है? अस्तरी बादल से। कम समय में सबसे ज्यादा वर्षा कपासी बादल से। इसके ऊपर अगर देखेंगे ये है, ये बादल, ये जो बादल होता है ये पच्छाप बादल है। पच्छाप मतलब बहुत पीछे, बहुत ऊपर है, इससे वर्षा नहीं होता, बल्कि यह चक्रवात के आगमन का सूचक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वर्षा मतलब बादल क्या है? बादल से वर्षा होता है। अब अगर लिखेंगे बादल क्या है, लिखिए ऊपर उड़ती हुई, ऊपर उड़ती हुई आदृश्य आर्द्रता वाली वायु, ऊपर उड़ती हुई आदृश्य, आदृश्य है, ऊपर उड़ती हुई आदृश्य आर्द्रता वाली वायु जब संघनन तल को प्राप्त करती है, ऊपर उड़ती हुई आदृश्य आर्द्रता वाली वायु जब संघनन तल को प्राप्त कर लेती है तो वो जलवाष्प का एक विशाल समूह होता है। ये जो बादल बनते हैं छोटा मोटा बादल थोड़े होता है, जलवाष्प का एक विशाल समूह होता है, जलवाष्प का एक विशाल समूह। इस जलवाष्प के विशाल समूह को बादल कहते हैं। यही बादल ताप और आयतन के कारण, भार के कारण, इसमें ताप होगा कि नहीं? ताप मतलब तापमान, इसमें पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण है, तो इसमें भार भी आएगा। तापमान और भार के कारण ये जो जल वाष्प है, जो जल वाष्प का एक बहुत बड़ा समूह है, ये धीरे धीरे गिरेगा। जो धीरे धीरे गिरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा। ये धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, ऐसे ये धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। पृथ्वी पर जल की प्राप्ति होती है, पृथ्वी पर धीरे धीरे गिरना जल की प्राप्ति। ये जो जल की प्राप्ति होती है वर्षा है। पृथ्वी पर इन बादलों से जल की बूंद के रूप में गिरना वर्षा कहलाती है, वर्षा होती है। अब वर्षा कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। एक पर्वतीय प्रकार की वर्षा, एक दूसरा संवहनी वर्षा जो विषुवतीय पेटी पर होती है, और एक होता है चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात के कारण होती है। कभी कभी होता है जब भारत में अगर बात करें, जब ला नीना आता है, ला नीना एक ठंडी जलधारा है, पेरू के तट से बहती है। ला नीना एक ठंडी जलधारा है, पेरू के तट से बहती है। उसके आने से, ला नीना के आने से भारत में वर्षा कम होती है। लेकिन अगर चक्रवात बन जाता है कुछ अरब सागर में भी, और मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बे है, बे जो होता है बहुत चौड़ा होता है, जानते हैं, और जो गल्फ होता है छोटा होता है, सकरा होता है, कई है। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण भी भारत में वर्षा प्राप्त हो जाती है। पूरे विश्व में भी चक्रवात के कारण वर्षा प्राप्त होती है, संवहनी वर्षा प्राप्त होती है जो विषुवतीय पेटी पर होती है, और पर्वतीय वर्षा प्राप्त होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है पर्वतीय प्रकार के वर्षा से ही सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है, जो पर्वतीय प्रकार की वर्षा, क्योंकि उसमें पछुआ पवन भी योगदान देता है, पूर्वा पवन भी योगदान देता है, और ध्रुवी पवन भी योगदान देता है। इन सभी का योगदान रहता है, इसलिए पर्वतीय प्रकार की वर्षा से विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ये टॉपिक हम हटाते हैं, दूसरे पर आते हैं। ये समझ में आ गया होगा, वापस हटाते हैं। अब अगर हम देखते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं कि वर्षा कितने प्रकार का होता है। वर्षा देखेंगे मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, देखिए वर्षा की अगर बात करेंगे, ये जल के रूप में हो सकती है। एक तो जल वर्षा, जल यानी कि जल के रूप में, ऐसा भी हो सकता है हिम वर्षा के रूप में हो सकती है। हिम वर्षा, हिमपात होता है कि नहीं?
काफ़ी ज़्यादा हिमपात पहाड़ों पर। हिमपात सुने होंगे, हिमपात हुआ अभी हाल ही में, हिमपात हुआ जम्मू कश्मीर में, या जो है उत्तराखंड भी दे सकते हैं, या हिमाचल प्रदेश दे सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी दे सकते हैं हिमपात। तो हिम वर्षा के रूप में हो सकता है। जब जो बादल बना है, बादल का जब टेम्परेचर बहुत कम हो गया, वो वर्षा तो होगा लेकिन हिम के रूप में हो जाएगा। कभी कभी टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है तो वर्षा जो होता है वो जल वर्षा के रूप में हो सकता है, ऐसा होता है। एक ऐसा भी हो सकता है, ये जल और हिम दोनों के रूप में हो सकता है, जल प्लस हिम, जल प्लस हिम वर्षा दोनों मिलके होता। कभी कभी होता बरसात भी होता है, आप देखे होंगे वर्षा भी होगा, साथ में उसके साथ में कुछ बर्फ के भी वो मिलेंगे। और कभी कभी होता केवल ओला वृष्टि ही होता है, ओला ही पड़ता है, ओला वर्षा। ओला वर्षा कह सकते हैं कि नहीं? ओला मतलब केवल जो है वर्षा होगा उसमें केवल ओले ही गिरेंगे, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं जमीन पर, बाकी बूंदाबांदी नहीं होता है, उसको कहते हैं ओला वर्षा, ओला वृष्टि। सुने ओला वृष्टि अभी हुआ। कभी कभी होता ना, जब आलू का सीजन होता, आलू पेड़ में फड़ता क्या नहीं, आलू जमीन के नीचे होता है। आलू भैया तना है, आलू क्या है? तना। पोटैटो इज द रूट। नो नो नो, रूट नहीं है, तना है। तो आलू के समय जो है ये ओलावृष्टि की होती है। ओलावृष्टि केवल ओले छोटे छोटे गिरते हैं। और ये है जल और हिम दोनों होता है। ये ज़्यादातर हिम वाली घटना जल वाला ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में, ये सब मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से ज़्यादातर होते हैं। ये वर्षा के इतने प्रकार। वर्षा की अगर दूसरी की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें तो वर्षा कितने प्रकार की होती है? देखिए, एक पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय, और दूसरा होता है संवहनी प्रकार की, संवहनी वर्षा, और तीसरी की बात करें चक्रवाती वर्षा। कुछ वर्षा जो है पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। अगर प्रकार की बात करते हैं, पर्वतीय प्रकार की वर्षा जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो जानिए, ये जो है संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, ये जो है चक्रवाती वर्षा, नाम सुने होंगे जरूर। अब एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं विस्तार में। यहां तक समझ में आ गया? इसको हटा दिया जाए। देखिए, अगर कुछ नहीं है, मैपिंग नहीं है, केवल इतना ही बना दीजिए, ऐसे एक में इसको बना दीजिए ऐसे, और दूसरे में ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे, बस एग्जामिनर समझ जाएगा। मेंस में लिखते समय बहुत ज़्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं है। 125 150 शब्द का रहा ना, 125 से लिखिए। 150 पूरा करोगे हर जगह, 250 हर जगह पूरा करो, नहीं होगा, विल नेवर। इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे करते हैं, जो निकालते हैं उनकी बात, जो नहीं निकालते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी बहुत से लोग नहीं निकालते हैं। जो निकाल रहे हैं उनसे हम स्ट्रेटजी सीखेंगे ना, क्या उनका है कॉन्सेप्ट, कैसे निकाले, किस तरीके निकाले। तो यहां तक समझ में आ गया भैया? आगे हम आते हैं, अब इस पे हम चर्चा करते हैं पर्वतीय प्रकार की वर्षा। अभी मैं इस पे प्री और मेंस का दोनों का प्रश्न देता हूं आप लोगों को करने के लिए, हल करने के लिए। जब समझे रहेंगे तो हल कर देंगे, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नहीं समझे, जैसे यदि आप लड़ाई हो रहा है भारत और चीन का, आप हथियार लेके नहीं गए हैं तो जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। और हथियार लेके गए तो चीन को, तो हथियार ही है, पढ़ाई जो हथियार है। यहां तक भैया समझ में आ गया मेरे? देखिए, अब दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं वर्षा में। हमारा एंगल थोड़ा सा पढ़ाने का, समझाने का तरीका था, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज पे इस तरीके से इंटरव्यू में पेश आना है कि लगे कि इस व्यक्ति में प्रशासनिक गुण है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। इस एंगल से पेश करना है। पर्वतीय वर्षा की अगर बात करें, हम पूरे विश्व की बात करें या भारत में, पूरे विश्व के संक्षेप में हम देखते हैं। अगर देखते हैं, अगर यहां पे देखते हैं भी, ये दिख रहा है, ये जो है हिमालय है,
हिमालय। हिमालय भारत से सभी परिचित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मेघालय है। क्या है? मेघालय। ये मेघालय। मेघालय में पहले जो वर्षा होती थी सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में, लेकिन अब वहीं चेरापूंजी के थोड़ा सा दूर से हटके उसी मेघालय में ही एक है मानिसराम। क्या है? मानिसराम जगह है। मानिसराम में पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। उस वर्षा का जो प्राप्त होने का कारण क्या है? ये पर्वतीय प्रकार की वर्षा है, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा के कारण ऐसा होता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ये राकी पर्वतमाला, राकी पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। ये एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। तो ये पर्वतमालाएं जो है, जब देखेंगे, हमने बताया ना कि बादल बनता है। बादल कैसे बनता है एक बार बता दिए, बार बार बताने का आवश्यकता नहीं। बादल बनेगा ये जान चुके इसके पहले टॉपिक में। बादल जब बनता है, बादल हवा के वेग के अनुसार कुछ इधर उधर डोलता है कि नहीं, चलता रहता है। जो बादल चलते रहते हैं बहुत ऊंचाई पर नहीं होते, कुछ नीचे पे भी होते हैं। वो जो हवाएं चलती हैं और उनके साथ बादल भी होते हैं, वो हवाएं जब इन पहाड़ों से टकरा जाती हैं, हवाएं जो हैं, अब सब कुछ यहाँ से हम नहीं समझते, हम इंडिया में आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी, ऐसे हवाएं इधर से टकरा गई, ऐसे जहाँ पे टकराएंगी, टकरा के कोई किसी से दीवार से टकराएगा, आगे बढ़ेगा कि लौट आएगा पीछे। दीवार से टकराओगे भैया तो आगे बढ़ जाओगे दीवार तोड़ के, कि पीछे वहीं पे थोड़ी इर्द गिर्द में गिर जाओगे। सोचो, कोई भी व्यक्ति दीवार से टकरा रहा है, जाके टकरा है, तो दीवार तोड़ के आगे बढ़ जाएगा कि वहीं इर्द गिर्द में गिरेगा, यहीं पे थोड़ा सा इर्द गिर्द में लौट आएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब जो हवाएं हैं और जो बादल हैं ये साथ में जाते हैं और इन पहाड़ों से, पर्वतों से टकरा करके कुछ दूरी तक आते हैं और यहीं पर जो है गिर जाते हैं, अर्थात वर्षा करा देते हैं। तो वर्षा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा से होती है। ये पहाड़ों से टकरा करके वापस आ जाते हैं, इन सब पे, इन सब पे, इन सब पे। इसीलिए कारण है भारत में, मेघालय में, मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पर्वत के पास में बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता ले लेती है और आर्द्रता जब लेके जाती है तो बादल का निर्माण हो जाता है आर्द्रता से ही, बिना आर्द्रता से नहीं होगा। अब ये दिया गया वर्षा का कारण क्या है, प्री में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, वर्षा का कारण है बादल या आर्द्रता। तो यहाँ बादल नहीं कहना है, क्योंकि हर प्रकार के बादल से वर्षा नहीं प्राप्त होता और बादल के बनने के लिए मुख्य रूप से आर्द्रता जरूरी, इसलिए वर्षा का कारण जो है आर्द्रता है, बादल पे टिक नहीं मारना है। आयोग भी यही बताया है, जो मैं बता रहा हूँ वही आयोग भी बताया है, क्योंकि हर प्रकार के पच्छाप से बादल से नहीं होता, इसलिए बादल उतना नहीं माना जाएगा। बादल जो बना है वो आर्द्रता के कारण ही बना है। तो पर्वतीय प्रकार के मतलब समझ में आ गया, यहाँ से पर्वतीय, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से हवाएं और जो है बादल टकराते हैं, मुख्य रूप से हवाएं, और वापस आ जाते हैं, उन्हीं के साथ बादल भी वापस आ जाता है। आर्द्रता को जो लिया रहता है वो नीचे वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो पर्वतीय प्रकार की वर्षा की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा। अब इसको हम दूसरे एंगल से समझते हैं, ये चित्र नहीं बनाना है, चित्र आपको कैसा बनाना है उस पर हम चर्चा करते हैं मेंस में। अब देखिए, यही जो पहाड़ है, इस पहाड़ को हम दूसरे एंगल से दिखा देते हैं। ये सपोज करिए यही हिमालय पहाड़ है, ये क्या है, हिमालय पहाड़। क्या है, हिमालय पहाड़। अब यहाँ पर देखिए वायु जो है, वायु आर्द्र रूप में है। वायु क्या है, आर्द्र रूप में है। ये वायु जब गर्म होगा ऊपर जाएगा कि नहीं, ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर जा रहा है वायु,
ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पवन सम्मुख ढाल। ये ढाल है लेकिन पवन का सम्मुख, सामने वाला, तो पवन सम्मुख ढाल इसको कह सकते हैं पवन सम्मुख है, सम्मुख ढाल। ये पवन सम्मुख ढाल है। ये आगे हवाएं चलती जाएंगी। ये मान लीजिए यहाँ पर संघनन तल है, संघनन तल, इसका संघनन तल ए है मान लेते हैं। एक संघनन तल मिलेगा, इस संघनन तल के बाद में बादल बनेगा कि नहीं? कपासी बादल बता दिए हैं, अस्तरी बादल, पच्छाप बादल। पच्छाप बादल से वर्षा नहीं होगा, ये बादल बनेंगे। पवन सम्मुख ढाल, सन्मुख या सम्मुख, सन्मुख लिख सकते हैं, सन्मुख ऐसे लिख सकते हैं, सन्मुख, पवन सन्मुख ढाल ये बनेगा। ये ऐसे जाएगा, इधर आर्द्रता ज्यादा है, ये पवन विमुख ढाल होगा, पवन विमुख ढाल। ये पवन विमुख ढाल है। यहां पे आर्द्रता जो होगा, आर्द्रता में कमी होगा, आर्द्रता में कमी। इधर आर्द्रता अधिक है, ये आर्द्रता अधिक आर्द्रता की है, इधर आर्द्रता क्या है? अधिक है। इधर अधिक आर्द्र वायु है, इधर आर्द्रता में कमी आएगी। जब इधर कमी आएगी तो बादल में भी कमी, तो बादल इससे कम होने से बादल कम होगा, बादल कम नाम मात्र का। और बादल जब कम होगा तो बरसात भी कम होगा। इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं? बादल कम होने से तो वर्षा भी कम। तो समझिए पूरी की पूरी कहानी। ये पवन सम्मुख ढाल है, ये अधिक आर्द्र वायु है, ऊपर चढ़ते 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 संघनन तल को प्राप्त कर लेती है। जब संघनन तल को प्राप्त कर लेगी तो बादलों का निर्माण करेगा, जिसमें कपासी बादल, अस्तरी बादल और पच्छाप बादल के निर्माण होते हैं, जिससे पवन सम्मुख ढाल पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा, ये बादल यहीं बने हैं, वर्षा यहीं कराएगी। मान लीजिए बादल जहाँ पे है वहाँ बना है, तो वर्षा अमेरिका में होगा कि वहीं पर होगा? भाई आपके पास कोई फ़ोन करती है कि मैं आपके बगल में हूँ, तो आपसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये तो एंजॉय के लिए था थोड़ा सा। तो ऐसे हमारे कहने का मतलब, बादल जहाँ बना वहीं तो वर्षा होगा। बादल यहाँ बना जहाँ आप हैं, बरसात अमेरिका में नहीं होगा। हाँ, अमेरिका में आप हैं, कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, तो जहाँ बैठे हैं उसी के ऊपर बादल है तो वहीं वर्षा होगा, तब दूसरी जगह नहीं। जहाँ बादल रहेगा तो वहीं, तो यहाँ पर बादल बनता है तो वर्षा यहीं पर प्राप्त हो जाएगा, वर्षा यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। तो पवन सम्मुख ढाल पर वर्षा प्राप्त होती है अधिक मात्रा में। पवन विमुख ढाल पर, पवन विमुख ढाल पर आर्द्रता में कमी होने से बादल नाम मात्र के बनते, इसलिए वर्षा में कमी आती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या होता है? यहाँ वर्षा नहीं होता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या? नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब जो है वर्षा यहाँ कम। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब यहाँ वर्षा कम। इसको हटा देते हैं। ये मेघालय वाला जो है पार्ट जो है, हाँ, अरे भाई मेघालय में तो जान ही रहे हैं ना, मेघालय में थोड़ा जनजाति लोग हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, ये जनजातियाँ लोग हैं। वहाँ पे एक चीज़ मेघालय में सुने होंगे आप लोग ने कि लड़की बारात लेके जाती है, लड़के को लेके आती है, कुछ ऐसा सुने हैं। चलिए छोड़िए, एक दूसरा टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का वो टॉपिक है, वापस हम आते हैं। यहाँ पे आर्द्रता कमी आने से वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब यहाँ वर्षा में कमी, यानी कि ना के बराबर वर्षा, वर्षा ना के बराबर या वर्षा बहुत कम। ये समझ में आ गया होगा। हमारी बात नहीं समझिएगा तब किसकी बात समझिएगा? देखिए जो हमने बोला ये तो मैं टेक्निक पढ़ाने का बता रहा हूँ। इंटरव्यू का नियम क्या है? आप थोड़ा इस एंगल से बोलिए
कि लगे कि प्रशासनिक अधिकारी का एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड इसमें है, गुण है, विर्च्यू है। जितने आप सटीक ढंग से आंसर को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्री में भी, मेंस में, प्री तो प्री है ही है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। हैव यू एनी प्रॉब्लम? यदि आपके सामने कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा मैं विस्तार रूप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, इसीलिए थोड़ा सा बीच में एंजॉय का टॉपिक भी छोड़ देता हूँ। नहीं तो अब यहाँ पे लिखना है क्या, पर्वतीय प्रकार की वर्षा में आप क्या लिखेंगे? पर्वतीय प्रकार की वर्षा में ये पर्वत अवरोधों के कारण होता है। जो पर्वत होते हैं पर्वत अवरोध, पर्वत है, पर्वत अवरोध के कारण, ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। पर्वत अवरोध के कारण पवनाभि सम्मुख या पवन सम्मुख ढाल पर पर्याप्त वर्षा होती है और पवन विमुख ढाल पर पर्याप्त वर्षा में कमी होती, क्योंकि आर्द्रता में इसमें कमी पाई जाती है। अब इसमें अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में वर्षा किससे होती है? इसी पर्वतीय प्रकार के वर्षा से। ये चित्र आप बना सकते हैं, मेंस लिखते समय ऐसा चित्र एक मार दीजिए, इस प्रकार का चित्र। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो ये पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है ये किन बादलों से होती है? इस बादल से, इस बादल से, यानी कि स्तरीय बादल और जो है कपासी बादल। पर्वतीय प्रकार की वर्षा जो होती है कपासी बादल और स्तरीय बादल से होती है। और यही इतना नहीं, ये जो पर्वतीय जो वर्षा होती है, दूसरे टॉपिक में अगर थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, ये दूसरे की अगर बात करेंगे, पृथ्वी पर अगर बात करते हैं, पृथ्वी पर, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 अंश है, ये 0 अंश है, ये 5 अंश, ये 5 अंश, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये देखेंगे 25, ये 25 अंश है, ये 35 अंश है, ये भी 25 है, ये 35 है, यहाँ पर भी ये 25-35 अंश, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है। ये यहाँ पर देखेंगे लो प्रेशर बनता है, सभी जानते हैं। सूर्य की किरणें यहीं से यहीं तक, आज 23 सितंबर 2023, 23 सितंबर 2023 है। आज यहाँ पर सूरज अर्थात विषुवत रेखा पर 23 सितंबर 2023 को विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा, और 21 मार्च को भी सीधा चमकता है। 23 मार्च 21 सितंबर को विषुवत रेखा पर, इसलिए विषुवत रेखा पर जब सीधा चमकता पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पर सूरज इधर जाए या इधर, यहाँ पे 21 जून को पहुँचता है साढ़े कर्क रेखा पर 23.5 अंश पर, और यहाँ पर जो है 23.5 पर जो है मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। तो सूरज इधर जाए या इधर, यहाँ गर्मी ज़्यादा होने से यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है, यानी कि हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, उच्च वायु दाब। तुलना रूप में यहाँ पे अगर देखेंगे 60 से 65 के बीच में देखेंगे, ये उपध्रुवीय क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पर भी उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र लगभग 60 से 65 या 60 से 70 मान सकते हैं, 60 से 65 मान के चलिए, इतने के इर्द में ये यहाँ पे इसकी तुलना में लो प्रेशर होता है। और ये जो ध्रुवीय है यहाँ पर हाई प्रेशर, ध्रुव पर हाई प्रेशर, ध्रुव पर उच्च वायु दाब। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, इसकी तुलना में यहाँ पे लो प्रेशर होता है दोनों गोलार्धों में। तो अगर यहाँ की बात करें तो देखिए इधर से हवाएं कुछ ऐसे चलती हैं, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव। ये हवाएं ऐसे चलती हैं, इसका मतलब ये पूरब से किधर चल रही, पश्चिम को। ये हवाएं चल रही कैसे, इधर से ऐसे, पूरब से पश्चिम की ओर जो चलती हैं इनको पूर्वापवन कहते हैं। ये हवाएं पूर्वापवन हैं। कैसी हैं? पूर्वापवन। ये पूर्वापवन है। पूर्वापवन से भी पर्वतीय, पूर्वापवन भी पर्वतीय वर्षा में भूमिका निभाती है। पर्वतीय वर्षा में पूर्वापवन का भी योगदान। इसी पूर्वापवन को व्यापारिक पवन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नहीं जानते हैं भाई?
पूर्वा पवन से वर्षा बढ़िया होता है। लोग कहते हैं जब पूर्वाई चले सूखी नदी नाव चले, ऐसा पुराने ज़माने का कहावत है। हम पुराने संस्कृतियों को जीते हैं, पुराने संस्कृतियों को मानते भी हैं। हमारे आर्ट एंड कल्चर में कुछ इस प्रकार की है। तो ऐसा कहा जाता था कि जब पूर्वा चले पूर्वाई तो सूखी नदी नाव चले। एक आध कोटेस लिख सकते हैं इस प्रकार का, अगर याद रहे बहुत बढ़िया माना जाएगा, याद रहना चाहिए, गलत नहीं। तो पूर्वा पवन से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। भाई इंडिया में देखें बंगाल की खाड़ी ऐसे आ जाती है, इस तरीके का बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वा पवन से वर्षा ज़्यादा होने से कृषि, हमारी धान की कृषि, ये सब बढ़िया कृषि मानी जाती है। कृषि में पैदावार ज़्यादा होता है, इसीलिए पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं, और कोई कारण नहीं। व्यापारिक मतलब व्यापार। पूर्वा पवन से कृषि उत्पादन बढ़िया, कृषि उत्पादन बढ़िया होने से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होने से हमारा व्यापार अच्छा, इसलिए पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। और ये पूर्वा पवन कहिए या व्यापारिक पवन, ये इसके विपरीत कुछ हवाएं ऐसे चलती, ऐसे इसको कहते हैं पछुआ पवन। क्या कहते हैं? ये जो इस तरीके, जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, पछुआ पवन। और जो ध्रुवों से इधर चलती हैं, उप ध्रुव की ओर, ऐसे ध्रुव से उप ध्रुव की ओर, इसको ध्रुवी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवी पवन, ध्रुवी पवन। और इसको कहते हैं पछुआ पवन, पछुआ पवन। तो ये जो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, इसमें ध्रुवी पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन अर्थात पूर्वा पवन का योगदान होता है। ये सब प्री में काम करते हैं, मेंस में सब नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसी को लिखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक था पर्वतीय प्रकार की वर्षा, ये हो गया ना, इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक, ओके। अब दूसरा अगर बात करते हैं, हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है पर्वतीय प्रकार की वर्षा के बाद में सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा पूरा समझिए, थीम क्या है? संवहनिक, संवहनिक वर्षा। ये संवहनिक वर्षा क्या है? ये संवहनिक वर्षा, देखिए अगर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझें भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, जो ऊष्मा का संचरण होता है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा टॉपिक से लिंक से हट रहे हैं, टॉपिक से लिंक से हट रहे हैं। ऊष्मा का जो संचलन होता है, ऊष्मा का संचरण, ये तीन प्रकार का भौतिक विज्ञान में सुने होंगे कि नहीं? एक होता है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। सुने हैं कि नहीं? चालन में होता है कि जब किसी एक लोहे को इतना पार्ट गर्म किया जाता है, इतना पार्ट गर्म किया जाता है, गर्म इतना किया जा रहा है तो, लेकिन यहाँ तक भी गर्म हो जाता है क्योंकि ऊर्जा एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती है, और ट्रांसफ़र करते करते यहाँ तक आ जाती है। ये चालन विधि। संवहन में क्या होता है? जब किसी बर्तन में जल को गर्म किया जाता है, जैसे सपोज करिए ये बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें जल इतना रखा हुआ है, ये गर्म जब करते हैं तो ये ऊर्जा पा करके यहाँ का जो पार्ट है, जो जल है या जो भी है, ऊर्जा पा के ऊपर चला जाता है और ये भी ऊर्जा लेने के लिए नीचे आ जाता है। ऐसे प्रक्रम अब शुरू हो जाता, चलता रहता है। यही है संवहन। और विकिरण के माध्यम से सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, वो विकिरण के माध्यम से। जब किसी बर्तन में जल या कोई भी चीज़ गर्म किया जाता है तो वो जो है संवहन विधि होता है। ये जो संवहन विधि वाला सिस्टम है, ये यहीं पे चलता है, विश्वदी पेटी पर। ये चालन समझ में आ गया, संवहन और विकिरण। अब इस हम संवहन को यहाँ पर लाते हैं, लिंक करते हैं। देखिए पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं,
पृथ्वी पर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पृथ्वी पर ये 0 अंश की रेखा है, अक्षांश रेखा है। ये 5 अंश उत्तर में है और ये 5 अंश दक्षिण में है। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ये इतना। अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये विषुवती पेटी है, विषुवती पेटी। डोलड्रम इसी में रहता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जो बहुत मंद गति की हवाएं चलती हैं, बहुत धीमी गति की, उसी को डोलड्रम कहते हैं। बहुत मंद गति की हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, इतना मंद गति की होती हैं जैसे घंटे की सुई चलती है। दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। ऐसे ये भी डोलड्रम। तो ये 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण का जो क्षेत्र होता है विषुवती पेटी होता। ये कर्क रेखा की अगर बात करें 23.5 अंश पर, और ये मकर रेखा की बात करें 23.5 अंश पर, साउथ ये नॉर्थ। इतना जो क्षेत्र होता है ज़्यादातर गर्म होता है, ये इतना क्षेत्र। यहाँ पर लो प्रेशर बनता है हमेशा। लो प्रेशर बनने से क्या होता है, सतह का जो तापमान है, सतह का तापमान यानी कि हवाएं जो हैं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। गर्मी बढ़ने से यहाँ पर यहाँ का जो वायु है ये गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। सतह का जो तापमान है गर्म होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये ऊपर जब जाएगा तो ऊपर ये संघनन तल कुछ प्राप्त कर लेता है और बादल बन जाता है, बादल का निर्माण करता है। लेकिन इसमें से कुछ जो वायु ऊपर उठ रहा था, कुछ वायु ऊपर नहीं गया, नीचे ही लौट आया। कुछ वायु नीचे लौट आया। जो वायु नीचे आया है वो पुनः यहाँ पर गर्मी प्राप्त करके, क्योंकि ये गर्म, ये क्षेत्र जो है एक गर्म, इसी क्षेत्र की बात हो रहा है विषुवती पेटी की। ये जो नीचे आया है ये पुनः गर्म होकर फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, इसमें से फिर बादल बनेगा। अब जितने गए हैं उसमें से पुनः कुछ नीचे आ जाएंगे, नीचे। इस तरीके से एक क्रम बन जाता है, ऐसे इस तरीके का एक क्रम बन जाता है, इस तरीके का, मतलब एक चक्री प्रवाह बन जाता है कि कुछ ऐसे, कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे ऊर्जा लेने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए कुछ नीचे आ जाएंगे, कुछ जो जल की वाष्प होती हैं, गर्मी यानी कि सतह गर्म होने से निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जिससे गर्म हवाएं कुछ ऊपर उठती हैं आर्द्रता के साथ, जलवाष्प के साथ। उसमें से अधिकांशतः जलवाष्प बादल संघनन तल प्राप्त करके बादल का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ ठंड होकर नीचे चले आते हैं, पुनः गर्म होकर ऊपर जाते हैं। इस तरीके से एक चक्री प्रवाह बनता है, एक चक्री प्रवाह का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या नाम है, तीव्र संवहनी धारा। तीव्र संवहनी धारा जो ये बनता है चक्र, इस चक्र को तीव्र संवहनी धारा या तीव्रवात कहते हैं। तीव्रवात, तीव्रवात कहिए या तीव्र संवहनी धारा, ये बनता है। ये स्थिति कहाँ बनती है? विषुवती पेटी पर ही बनती है। और इस विषुवती पेटी पर ऐसा परमानेंट होता रहता है, डेली डेली, चूंकि डेली डेली गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा होने से, गर्मी मतलब टेम्परेचर, अब गर्मी नहीं लिखिएगा, गर्मी में अपनी लैंग्वेज मदर टंग में बोल दिया, समझ रहे ना। हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों की आदत है कुछ अपनी जो है मदर टंग में ज़रूर बोल देते हैं। हम लोग आर्टिफिशियल नहीं कर पाते। अंग्रेज लोग थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा कहीं न कहीं अपनी मदर टंग को ज़रूर बोल देते हैं। तो टेम्परेचर हमको कहना, तापमान, तापमान बढ़ने से यहाँ पे हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान बढ़ने से हमेशा के हमेशा बादल बनते रहते हैं और ऐसा प्रक्रम हमेशा बना रहता है। इसी प्रक्रम को संवहनी कहते हैं, संवहनी। ये संवहनिक क्रिया है। जल में तो ऐसे होता है, जब गर्म करते हैं ऊपर गया जल,
कुछ ऊपर से नीचे आया ऐसे, ऊपर का इसीलिए जल गर्म किया जाए तो ऊपर ही वाला सतह का जल का तापमान ज़्यादा रहता है, नीचे जहाँ पे पेदी के पास में वहाँ तापमान कम रहता है। ये संवहनिक यहाँ पर होती है। और बादल बनने से वर्षा होता है। ये वर्षा एक दिन की बात नहीं है, पूरे वर्ष भर वर्षा होता है, पूरे वर्ष भर वर्षा प्राप्त होता है, पूरे वर्ष भर विस्फोटी पेटी में। और डेली 12 बजे से दोपहर में 4 बजे तक डेली वर्षा प्राप्त होती है। इस विस्फोटी पेटी में पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन 12 बजे से 4 बजे तक वर्षा प्राप्त होती है। ये वर्षा संवहनिक वर्षा होती है। विस्फोटी पेटी में कैसी वर्षा प्राप्त होती है? संवहनिक वर्षा। इस संवहनिक वर्षा के कारण तापमान ज़्यादा होते हुए भी तापमान एक स्थिर हो जाता है, क्योंकि गर्मी तो जरूर पड़ा, टेम्परेचर जरूर बढ़ा, लेकिन बादल बना, संवहनिक वर्षा प्राप्त हुआ। संवहनिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? इस विस्फोटी पेटी में, यानी कि 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण के बीच में है। तो ऐसे विस्फोटी पेटी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मुख्य रूप से 5 अंश उत्तर से लेकर 5 अंश दक्षिण तक संवहनिक वर्षा प्राप्त होती है। और वर्षा ज़्यादा प्राप्त होने से वर्षा यहाँ ज़्यादा रहेगा। वर्षा ज़्यादा होने से ध्यान दीजिए, बड़े पेड़ पौधे ऐसे क्षेत्र में, बड़े पेड़ पौधे, लंबे वाले पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तगड़े पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, छोटे मोटे घास वाले पेड़ पौधे कम होंगे। ऐसे में यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ज़्यादातर जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। वो जलीय जीव जंतु पेड़ों पर भी रहते हैं, जल में भी रहेंगे, पेड़ों पर भी। और ध्यान दीजिए, वो विषैले होते हैं, बहुत विषैले। यहाँ तक कि बहुत से आदमी भी अभी भी यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ की जनजातियाँ मुख्य रूप से अफ्रीका कंट्री की बात किया जाए, अभी भी उनकी स्थिति हमारे पूर्वजों जैसी स्थिति जी रहे हैं। भारत सरकार वहाँ तो कुछ प्रयास उस तरीके नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ की सरकार चाहे तो कुछ प्रयास करे, लेकिन वो जनजातियाँ अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए सरकार का कहा नहीं मानते। वापस हम आते हैं मुद्दे पर। तो ये जो है विस्फोटी पेटी में कैसी वर्षा होती है? संवहनिक वर्षा प्राप्त होती है। पूरे वर्ष भर वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? विस्फोटी पेटी में। कैसी वर्षा प्राप्त होती है? संवहनिक वर्षा प्राप्त होती है। डेली वर्षा प्राप्त होती है 12 बजे से 4 बजे तक बीच में। अब ऐसा नहीं कि लगातार बरसता ही रहेगा, बरसात होता ही रहेगा, बरसात होगा फिर रुक जाएगा, फिर बरसात होगा फिर रुक जाएगा, फिर बरसात होगा फिर रुक जाएगा, ऐसे 12 बजे से लगभग 4 बजे तक ये संवहनिक वर्षा। अब अगर संवहनिक वर्षा की बात करें, अब इसमें जो है देखिए, इसमें भी जो वर्षा होता है कपासी बादल होता है। वर्षा कौन होता है? कपासी बादल से वर्षा होता है, अस्तरी बादल से वर्षा होता है। और कपासी अस्तरी के इसमें अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है कपासी से, क्योंकि कपासी बादल यहाँ जो होते हैं लंबवत अपना विस्तार रूप धारण कर लेते हैं। इस तरीके का बादल जो होते हैं कपासी, ये सब बादल हैं। कपासी बादल जो होते हैं अपना जो है कपासी बादल है, और ये बहुत हो जाते हैं कपासी बादल अस्तर के रूप में, एक ऊपर ऐसे इस तरीके का चढ़ते जाते हैं, इस तरीके का, इस तरीके। और इनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगा घर्षण होगा तो रगड़न होगा, यानी कि झंझावट आएगा, झंझावट मतलब गर्जन के साथ होगा, तड़ित बिजली चमकेगा, आकाशीय बिजली जैसी स्थिति होगी, तो तड़ित झंझावट की स्थिति यहाँ पर आएगा, बादल का निर्माण, और बादल बनेगा तो वर्षा होगा। यहाँ पर कपासी बादल जो है लंबवत विस्तार के रूप में आ जाते हैं और इनसे वर्षा प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक हो गया होगा, उपोष्ण ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगर अगली बात करें, अगला बात करेंगे क्या नाम है, चक्रवाती वर्षा। तो इसके पहले चक्रवाती वर्षा के पहले थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। तो विस्फोटी पेटी में लगभग वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, ये तो जान ही चुके हैं। एक चीज़ और है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में अगर यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी मिलता है। जैसे अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका में यहाँ पर अफ्रीका भी मिलेगा आपको ना, अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, ध्यान दीजिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, यही अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। अब जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर देखेंगे लिम्पोपो नदी, मकर रेखा पर है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काट दी है। विषुवत रेखा की अगर बात करें, इसी अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा को
दो बार काटने वाली नदी जायरे नदी या कांगो नदी कहिए, चाहे कांगो कहिए या जायरे नदी कहिए, वो मकर रेखा को क्या नाम है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अगर कर्क रेखा पर बात करेंगे तो माही नदी, लेकिन वो भारत में है, माही नदी वो भारत में है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो मतलब अफ्रीका कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, तो इस अफ्रीका महाद्वीप में कॉन्टिनेंट में जो है देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं पर है, उत्तर में है। कालाहारी मरुस्थल इधर है। तो जो मरुस्थली क्षेत्र है, अगर बात करेंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थली क्षेत्र में ग्रीष्म काल में भी वर्षा हो जाती है सीमित रूप से। वो जो वर्षा सीमित रूप से होती है इसी के कारण होती है, सामान्य वर्षा। ग्रीष्म काल में मरुस्थली क्षेत्रों में गर्मी में सीमित रूप से वर्षा प्राप्त हो जाती है। ग्रीष्म काल में मरुस्थली क्षेत्रों में सीमित रूप से सामान्य वर्षा के कारण कुछ वर्षा प्राप्त हो जाती है सीमित रूप से। और अगर बात करें उष्णकटिबंध के मरुस्थली क्षेत्रों में, उष्णकटिबंध के मरुस्थली क्षेत्रों में आंतरिक भाग में ग्रीष्म काल में नाम मात्र का वर्षा होता है, कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। ग्रीष्म काल के महाद्वीपों, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में कभी कभार थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त हो जाती है, ऐसा जान रहे हैं। तो इतना सब समझ में आ गया। अब अगला जो है हमारा जो है वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवात में तो बहुत विस्तार है, चक्रवात में भैया ना बहुत विस्तार है। एक अलग टॉपिक हम बनाने के प्लान में है कि चक्रवाती वर्षा कैसे होता है, चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात आने का कारण क्या है, चक्रवात में भी स्थितियाँ बनती है। चक्रवाती अगला वर्षा हम देखेंगे, चक्रवाती वर्षा। यहाँ तक हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, ये जो चक्रवाती वर्षा भैया, ये चक्रवात, सबसे पहले आप चक्रवात समझेंगे। चक्रवाती वर्षा उत्तरी गोलार्ध में भी चक्रवाती वर्षा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो सबसे पहले हम चक्रवात तो नहीं समझेंगे, चक्रवात जब तक नहीं समझेंगे क्या होगा। अब देखिए, अगर पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरे पृथ्वी की, ये 0 अंश अक्षांश रेखा है कि नहीं, इक्वेटर, इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा। इसके ये जो इधर साइड में ये उत्तरी गोलार्ध है कि नहीं, इसके साइड में अगर देखें कि ये दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं। अब जो चक्रवात बनता है, देखिए एक चक्रवात के बाद में मैंने बताया क्या, प्रति चक्रवात आता है। एक चक्रवात के बाद में प्रति चक्रवात आता है, एंटी साइक्लोन। साइक्लोन माने चक्रवात। इंग्लिश तो जानना चाहिए ना, अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो भाई अमेरिका का कोई लंदन वाली आ गई तो गाना इस समय नहीं चला है, लंदन वाली, तो इंग्लिश में बोलेगी हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, साइक्लोन दिस इज साइक्लोन, जो भी इंग्लिश बोलेगी नहीं समझ पाएंगे। साइक्लोन कह देगी तो कहेंगे क्या कर रही है, व्हाट आर सेइंग, क्या कह रही है, तो जानना चाहिए ना, सेइंग मतलब कह रही है। तो साइक्लोन, साइक्लोन के कारण साइक्लोनिक वर्षा, इसके बाद में एंटी साइक्लोन आता है, इसके एक बाद में, फिर इसके बाद में साइक्लोन यानी चक्रवात, फिर एंटी साइक्लोन, ऐसे चलता रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर इसकी बात करें, अभी इसको हम हटा देते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक केवल पकड़िए, उसका उल्टा, उसका उल्टा, उसका उल्टा, उल्टा। ये इसकी बात करते हैं, अगर चक्रवात की बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है, देखिए चक्रवात में होता क्या है, केंद्र में हमेशा लो प्रेशर रहता है, हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर, टेम्परेचर बढ़ने से हवाएं एक गोले के आकार में, ऐसे ऐसे गोले के आकार में ऊपर जाती हैं, ऐसे 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 सर्किल इस तरीके बने तैयार रहेगा, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे बनता रहेगा, ऐसे चक्रवात। ऐसे एक सर्किल बनता जाएगा। ये बीच में क्या होता है, लो प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ने से होता है, ऐसा होता है टेम्परेचर के बढ़ने से। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से बीच में क्या होता है, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे समझो या यहाँ पे,
बात देखिए, यहाँ पे समझो, यहाँ पे लो प्रेशर, देखिए लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, इसके चारों ओर इसकी तुलना में हाई प्रेशर बनता है, उच्च वायुदाब, इसके चारों ओर उच्च वायुदाब। जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं, ये हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी, ऐसे हवाएं ऊपर उठती जाएंगी, हवाएं ऊपर उठती जाएंगी। हवाएं ऊपर जब उठती जाएंगी तो इसका जगह रिक्त होगा नहीं, इसका जगह रिक्त हो जाएगा। इसका जगह जो रिक्त होगा, ये हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो वायुदाब है, ये वायुदाब इसका स्थान ग्रहण कर लेगी, ऐसे इसका स्थान ग्रहण कर लेगी। सीधा सीधा नहीं ग्रहण करते हैं कोई भी चीज़, ध्यान दीजिए, सीधा सीधा नहीं होता। तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे, या तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या क्लॉकवाइज चलेगा। तो बीच में कुल मिलाकर के इसमें चक्रवात की स्थिति में बीच में लो प्रेशर बनता है और उसके चारों ओर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, उच्च वायुदाब। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से, तापमान ज़्यादा होने से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती, इसका जगह रिक्त होने से उसके चारों ओर इर्द गिर्द की तुलना रूप से उच्च वायुदाब की हवाएं उसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, इसका स्थान ग्रहण कर। अब इसमें होता क्या, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में केंद्र में होता है लो प्रेशर और इसके और चारों ओर हाई प्रेशर की हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती, ऐसे। ये हाई प्रेशर है, ए हाई प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन के लिए है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी वही चीज़ रहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो उच्च वायु की है हवाएं, ये इस तरीके की होती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, ये उच्च हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर की हवाएं जो हैं कैसे चलती हैं, ये क्लॉकवाइज, ये सिस्टम है। और अगर इसकी बात करेंगे, प्रतिचक्रवात की बात करेंगे, प्रतिचक्रवात में क्या होता है, उसमें भी गोलाकार के रूप में ऊपर हवाएं उठती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें होता है केंद्र में हाई प्रेशर होता है। केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर। इसके चारों ओर जो है लो प्रेशर का निर्माण होता है, लो प्रेशर का निर्माण, लो प्रेशर का निर्माण। तो यहाँ से, जब यहाँ से चारों ओर जो है हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये हवा ऐसे आएगी, ये हवा ऐसे आएगी, ये जो है हवा ऐसे आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर ये तो चक्रवात की बात था, अब अगर परत चक्रवात की बात करें तो परत चक्रवात में यहाँ पर हो जाएगा HP और यहाँ पे हो जाएगा LP, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है साइक्लोन में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो परत चक्रवात में क्लॉकवाइज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लोन में इस तरीके की कंडीशन है, परत चक्रवात में एंटी साइक्लोन में यहाँ पे HP होगा और ये जो दिशा क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एकदम सेम उल्टा, ऐसे। ये परत चक्रवात की बात करें, इसमें अगर देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कंडीशन वाला होगा, यानी कि बीच में ऐसे रहेगा HP और ये ऐसे आएगा LP ऐसे। और यहाँ की अगर बात देखेंगे, यहाँ पे इसका दूसरा रूप यहाँ पर देखेंगे तो ये यही हो जाएगा, ये HP होगा, और ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे LP, ये कंडीशन बनेगा। ये परत चक्रवात का, ये उत्तरी गोलार्ध का, ये दक्षिणी गोलार्ध का, सेम उल्टा एक दूसरे चलता रहेगा। इसके कारण वर्षा होता है। बाकी चक्रवात और परत चक्रवात में विस्तार में एक टॉपिक है चक्रवात और परत चक्रवात पे, उस पर हम विस्तार पे चर्चा करेंगे। हमने एक चक्रवात परत चक्रवात का एक छोटा सा नमूना दिया है, बाकी विस्तृत रूप अगले टॉपिक में रहेगा। इस पर, इस चक्रवात के कारण वर्षा होता है, इससे वर्षा नहीं होता। परत चक्रवात में मौसम साफ रहता है, इतना साफ, इतना स्वच्छ रहता है, क्या बताएं, धूप तगड़ा होगा। जब मौसम साफ रहेगा धूप तगड़ा होगा। परत चक्रवात में वर्षा नहीं होता, इसमें वर्षा होता है। ध्यान दिए कि नहीं, समझ में आ गया ना हमारी बात। तो अब यहीं पे आप प्रश्न लिखिए, मेंस का प्रश्न है।
और उसको हमको लिख के सब लोग दिखाएं। और इस पे जितने भी प्रश्न हैं, आपके सबके पास किताब होगा, सबके पास किताब। अगर किताब नहीं है गूगल पर भी मिलेगा। बहुत से लोग चक्रवात और प्रतिचक्रवात पर, वर्षा पर, बादल पर, वर्षा पर, चक्रवात प्रतिचक्रवात पर अनेक प्रश्न बना के छोड़े हैं। तो गूगल से आप प्रश्न पढ़िए, उत्तर हल करिए, प्रश्न का हल करिए, उत्तर हल करिए, गूगल से भी। लेकिन गूगल में कहीं कहीं लोग गलत प्रश्न का उत्तर हल कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जानकार नहीं हैं, वनडे की तैयारी किए हैं या थोड़ा सा लोकल किताब उताब पढ़ लिए, जो किताब में लोकल में गलती लिखा वही उन लोगों ने मार दिया। सब नहीं गलत, एक दो गलत ऐसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं, एक दो। और सबकी भी बात नहीं, कहीं कहीं इक्का दुक्का की लोगों को गलती दिखता है, ज़्यादा नहीं। तो उससे भी गूगल से भी प्रश्न खोज करके इससे हल कर सकते हैं। अब गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, और किताब से भी हल कर सकते हैं। लेकिन मेंस का प्रश्न लिख लीजिए, क्वेश्चन है बादल और वर्षा में अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए, बादल और वर्षा में अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए इन दोनों के पढ़ने वाले प्रभावों को बताएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है। शब्द सीमा इतना 250। बादल और वर्षा में अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए इन दोनों के पड़ने वाले प्रभावों को बताएं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है। अब प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका समझो। देखिए, इसमें आपको वर्षा को और बादल को, वर्षा और बादल को अलग अलग नहीं, एक ही में वर्षा और बादल को संक्षेप में बताइए। 3 लाइन या अधिकतम 4 लाइन में, 3 लाइन या अधिकतम 4 लाइन, 2 लाइन में नहीं, 3 लाइन या अधिकतम 4 लाइन में बादल और वर्षा को बताइए। अभी हमने इसके पहले बता दिया कैसे कैसे, उसमें 60 में आपको लिखना। ये आपका परिचय हो गया, क्योंकि इसमें दे रहा अंतर संबंध को बताना है। अंतर संबंध मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है। अगर अंतर संबंध नहीं लिखा था तो 2 लाइन में, क्या 1 लाइन में आप लिख सकते थे बादल किसे कहते हैं, अगले 2 लाइन में लिख सकते हैं वर्षा किसे कहते हैं। अब दोनों को इस तरीके के जोड़ करके पेश करना है कि हमारा दोनों एक ही मतलब पैराग्राफ में हो जाए, 3-4 लाइन। उसके बाद में कह रहा इन दोनों के पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। अब बादल से क्या प्रभाव पड़ता है, कभी कभी होता है ना, उससे बादल फटता है, लेकिन बादल वास्तव में नहीं फटता। बादल का जल एकाएक गिर जाता है, उसको बादल फटने की घटना कहते हैं। बादल फटने की घटनाओं पर चर्चा करना है तो बादल फटने का मतलब जो होता है, बादल नहीं पड़ता, बादल का जल काफ़ी ज़्यादा कम समय में इतना वर्षा और मूसलाधार वर्षा इतना ज़्यादा हो जाता है कम समय में कि भूस्खलन की समस्या आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, पहाड़ पर्वत टूट जाते हैं। उसका क्षेत्र का दायरा जो होता है बहुत सीमित होता है। थोड़े समय में, थोड़े सीमित क्षेत्र में बहुत पर्याप्त मात्रा में इतना ज़्यादा वर्षा हो जाता है, भूस्खलन की स्थितियाँ, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, कई स्थितियाँ।
तो बादल और वर्षा के ये सब नुकसान भी दिखा सकते हैं, और इसका फायदा बाढ़ आने से तबाही भी मचती है। बाढ़ आपदा ये नकारात्मक पक्ष दिखेगा। सकारात्मक पक्ष में दिखाएंगे, इससे जो है पर्याप्त कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर जो है दिखाने के बाद भी भारतीय अवस्था पर दिखा दीजिए। ये थोड़ा विस्तार में रहेगा, थोड़ा बड़े में। बीच में जो है, जो अभी हमने वर्षा को दिखाया, थोड़ा सा वर्षा को भी दिखा सकते हैं। वर्षा जो है जो इसके बाद में दिखा सकते हैं अंतर संबंध में, कि वर्षा 2 लाइन में दिखा सकते हैं, 3 लाइन में दिखा सकते हैं। वर्षा कितने प्रकार की हो सकती है, पर्वतीय प्रकार की हो सकती है, संवहनी वर्षा हो सकती है, चक्रवाती वर्षा हो सकती है। एक पर्वतीय प्रकार का जो हमने बताया था कि इस तरीके का पवनाभ सम्मुख, पवनाभ विमुख, उसको बीच में फिगर इस तरीके की दिखा दीजिए। और इसके जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 2 तरीके के दिखा दीजिए, वर्षा बाढ़, वर्षा बाढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था नुकसान। भारतीय अर्थव्यवस्था को नीचे दिखा दीजिए एरो लगा करके, सामान्य वर्षा, अच्छी वर्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, एरो दिखा दीजिए कि दिख रहा कि हाँ। कुछ 2 चित्र अगर नहीं बनाए तो एक फिगर जरूर, अब ऐसा सटीक फिगर कि लगे एग्जामिनर को ये लड़का है वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी लायक। जहाँ 10 में सबको 5 दे रहे हैं, आपको 6 नंबर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। यदि क्लास वाले देखिए जितने स्टूडेंट हैं, क्लास वाले जो भी स्टूडेंट हैं सब जान रहे हैं हमारी बात, लेकिन जो इस क्लास वाली वीडियो को जो हमने यूट्यूब पे डाला है वीडियो, इस वीडियो को जितने लोग हमारे मित्र भाई देख रहे हैं, ये अपने तक ही सीमित न रखें, लोगों तक फैलाएं, प्रचार करें। हिंदी मीडियम के रिजल्ट को मुझे किसी भी कीमत पे बढ़ाना है, मेरे साथ साथ आपका भी प्रयास होना चाहिए। हिंदी मीडियम का मतलब हम लोग सितंबर में मनाते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं, कितने बार हिंदी दिवस मनाते, हिंदी दिवस मनाते मनाते सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। लेकिन क्या इतने से काम थोड़े बनेगा? हिंदी मीडियम का रिजल्ट प्रशासनिक अधिकारी में मैं ऊंचा देखना चाहता हूँ। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से इतने लगाव रखते हैं हिंदी से, तो रिजल्ट को बढ़ाइए, बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए, लोगों को जन जागरूकता फैलाइए। कुछ कठिन नहीं है आईएएस तो और सरल है, सबसे मैं सरल मानता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई बेकार नहीं किसी का जाता, ध्यान दीजिए, किसी का पढ़ाई बेकार नहीं। शराब कोई पिया है तो बेकार चला जाएगा, गिरेगा नाली में, कहीं गंदे स्थान पर गिरता है शराब पी करके, लेकिन शिक्षा कभी बेकार जाता क्या? कभी नहीं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अशोक राज के लिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। एक बार वीडियो अंत होने के बाद में भी हम सबसे बोलते हैं, एक बार हमारे सुर में सभी लोग बोलें, जय हिंद, भारत माता की जय। अलविदा लेते हैं अगले वीडियो तक, धन्यवाद।